अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ईरान न्यूक्लियर डील जो हो रही थी, जिसमें न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और रशिया भी शामिल थे, वो डील धपड़धूस हो गई है। फ्राइडे वाले दिन यूँ समझिए कि तकरीबन वो ऑफिशियली धपड़धूस हो गई है और रशिया ने बुनियादी तौर पर वो डील धपड़धूस कराई है। रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगा दिए गए तो इसका असर इस डील के ऊपर भी पड़ चुका है और इस वक्त प्रैक्टिकली ये डील ख़त्म हो चुकी है। इजराइल इस डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि काफ़ी टाइम से इजराइल की ये कोशिश थी कि ये डील ना होने पाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये डील हो जाने से ईरान जल्द ही न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और यूरोप वालों के देखने का नज़रिया अलग था। वो ये समझ रहे थे कि इस डील से हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक सकते हैं। तो ईरान न्यूक्लियर डील ख़त्म होने से इजराइल बड़ा खुश है, उसने जो चाहा वो उसको मिल गया। अब इसका एक रिएक्शन ये आया है कि ईरान ने मिसाइलों की एक बौछार करके रख दी है इराक की तरफ, जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के बिल्कुल पास आकर एक जगह को उन्होंने हिट किया हुआ है। कई जगहों पर, एक जगह पे कई जगहें थी वहाँ पर ये 12 मिसाइल हिट हुए हैं। 12 ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकन कॉन्सुलेट्स के आसपास तबाही मचा दी है। इरबिल का इलाका है, इरबिल का शहर है इराक में, यहाँ पे ये हिट हुए हैं। अब ये जो 12 मिसाइल मारे गए हैं ये अमेरिकन सफारत खाने को तो नहीं लगे, लेकिन इसके बिल्कुल आसपास 3-4 अहम तरीन बिल्डिंग्स थी, वहाँ पर ये हिट हुए हैं। देखिए, इरबिल का जो शहर है ये मैं आपको बता दूं, इराक के अंदर ये बड़ा हिस्टोरिकल शहर है। कुर्द जो लोग हैं ना, कुर्द, इराक के अंदर एक कुर्द बड़ी तादाद में रहते हैं। इनका यूँ समझें कि कैपिटल है इरबिल। इराक अब वो पहले वाला सद्दाम हुसैन वाला इराक नहीं है। इरबिल और इसके आसपास का जो इलाका है, कुर्दों ने यूँ समझें कि एक तरह से अलग मुल्क ही बना दिया है अपना, यानी कुर्दों का। कुर्द भी मुसलमान है लेकिन ये अरब नहीं है। इथनिकली ये जो है ना अलग एक कौम है। तुर्की वाले अलबत्ता इनको कहते रहते हैं कि ये हमारे ही हैं। तुर्की वाले कहते हैं ये तो पहाड़ी तुर्क हैं। तुर्की वाले इनको ऑन करते हैं, अलबत्ता जो कुर्द हैं वो खुद को इस क्लेम से डिस्टेंस करते हैं कि हम तुर्क नहीं हैं। आपने एक बहुत मशहूर मुस्लिम रूलर और वॉरियर का नाम सुन रखा होगा, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने यरूशलेम फतह किया हुआ। हिस्ट्री में इनको हम इस वजह से भी याद करते हैं कि उन्होंने यरूशलेम बड़ा शानदार तरीके से फतह किया था क्रिश्चियंस से, और जिन्होंने क्रूसेड वॉर्स में भी मुस्लिम दुनिया को लीड भी किया था और बड़ी बुरी शिकस्त यूरोपियन फोर्सेस को 2-4 किया था। क्रूसेड वॉर्स जो कि सलेबी जंगों के नाम से हमारे यहाँ याद की जाती है मुस्लिम दुनिया में, और पोप साहब जो थे उन्होंने ये शुरू की थी मुसलमानों से यरूशलेम वापस लेने के लिए। 200 साल तक ये चली। तो उन जंगों के अंदर क्योंकि बहुत सारे जो किंग्स थे, मुसलमान वॉरियर्स थे, वो भी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, रेजिस्ट किया था। उसमें एक नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के था। ये भी कुर्द थे, ही वॉज आल्सो अ कुर्द। और इसीलिए आप देखें कि इंडिया या पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया, बांग्लादेश, यहाँ पर आपको हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बड़े लीडर के तौर पर, एक बड़ी शख्सियत के तौर पर मिलते हैं। इनके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन अरब वर्ल्ड में ज़्यादा इनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। वजह इसकी शायद ये हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट कुर्द अरब डिवीजन जो कह रही है हिस्टोरिकली। तो ये इरबिल जो था ये कुर्दों का एरिया है जहाँ पर ये मिसाइल 12 मिसाइल ईरानियों ने फायर किए हैं। क्या ईरानी मिसाइलों ने टारगेट मिस किया है? देखे ना, वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ तो उन्होंने मारे हैं, कॉन्सुलेट की तरफ, लेकिन वो गिरे तो नहीं उसके ऊपर। तो क्या उन्होंने टारगेट मिस किया? नहीं। डिलिबरेटली ईरानियों ने अमेरिकन कॉन्सुलेट को नहीं उड़ाया। मिसाइल मारे जरूर यूएस कॉन्सुलेट की तरफ हैं, लेकिन टारगेट इनका जो था वो वहां मौजूद मोसाद का खुफिया अड्डा था। मोसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी, इसको असल में ईरान ने उड़ा दिया है। असल टारगेट ये था, ये बिल्कुल अमेरिकन एम्बेसी के पास इनके अड्डे बने हुए थे। अगर आप ये मैप देखें तो ये ईरान ने अपने तिब्रेज बेस से ये मिसाइल मारे हैं, जो कि 275 किलोमीटर 275 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद इजरायली खुफिया अड्डे पे आके गिरे हैं इरबिल में। मोसाद ने ये अड्डा जानबूझ के अमेरिकन कॉन्सुलेट के बिल्कुल पास बनाया हुआ था ताकि इसके ऊपर हमले की सूरत में अमेरिकन कॉन्सुलेट भी तबाह हो और वो भी इजराइल के साथ मिलकर रिस्पॉन्ड करें जो भी इनके ऊपर हमला करेगा। इजराइल के वन ऑफ द टॉप न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है टाइम्स ऑफ इजराइल। ये लिख रहे हैं कि ईरान फायर्स मिसाइल एट इरबिल यूएस कॉन्सुलेट तेहरान, सीक्रेट इजरायली बेसिस टारगेटेड।
अब ये वो बेस था मोसाद का जो कि बड़ा एक्टिव था रीजन के अंदर, और इराक के अंदर जो बेशतर कार्रवाइयाँ होती थी इसराइल की वो यहाँ से ऑपरेट होती थी। इसको ईरान ने उड़ा दिया है। जैसे ही न्यूक्लियर डील धपड़धूस हुई है तो उसके 2 रोज के बाद ये कार्रवाई हो गई, मिसाइल मारे गए हैं ईरान की तरफ से। अच्छा, धपड़धूस इन सेंस के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डेड हो चुकी है, मतलब वेस्टर्न जो एनालिस्ट हैं वो इसको यही कह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर डेड नहीं, मेरे ख्याल से एक पॉज का बटन दबाया, पॉज का बटन दबाया। वजह यह है कि रूस की तरफ से लॉक लगाया गया है ना, अमेरिका की तरफ से तो नहीं लगाया गया, रशिया की तरफ से लगाया गया है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, उस वजह से रशिया ने ये जो डील है इसको अपने सैंक्शंस के साथ जोड़ दिया हुआ है। तो जब जैसे ही रशिया के साथ अगर हालात बेहतर होते हैं तो हो सकता है रशिया अपना जो लॉक लगाया हुआ है रशिया ने वो हटा दे और दोबारा से ये डील स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। 12 मिसाइल, सारे के सारे बैलिस्टिक मिसाइल थे, और इससे 2-3 रोज पहले की ही बात है। एक अजब बात देखें ना, कितना कुछ हो रहा है रीजन के अंदर। ये न्यूक्लियर डील कैंसिल हुई, मिसाइल हमले हुए, लेकिन इससे भी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि शाम के अंदर सीरिया में इजराइल ने घुस के सीरिया में एयर स्ट्राइक की दोबारा। उस एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था कि 2 ईरानी पासदाराने इनकलाब, जो ईरान के अंदर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनकी फौज की एक टॉप फोर्स है, और ये डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम कमांडर के अंडर में आती है, उसके अंडर में काम करती हैं। लिहाजा माना जाता है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो ईरान की सबसे प्राइम फोर्स है। इसके 2 ऑफिसर्स सीरिया में शहीद हुए इस इसराइली एयर स्ट्राइक में। तो यू सी विद इन 2-3 डेज फिर ईरान ने मोसाद का बेस भी उड़ा दिया इराक के अंदर। अब देखें इराक और शाम के अंदर ईरान और इजराइल की प्रॉक्सी वार आप देखें कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। विद इन फ्यू डेज आप देखें कि मतलब 2-3 दिन के गैप में बहुत कुछ वहाँ पर बड़ा हो रहा है, कोई एयर स्ट्राइक हो रही है, कोई मिसाइल अटैक हो रहा है, ये वहाँ पर गेम जो है वो ज़्यादा तेज़ हो चुकी है इजराइल और ईरान की, और मामला तलखी की तरफ जा रहे हैं, ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ईरान का इस तरह मिसाइल मारना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का साइन है इजराइल के लिए। देखें ना, अमेरिकन एम्बेसी के बिल्कुल करीब ये एक इजरायली अड्डा था, लेकिन हिट किया है उन्होंने फिर भी, विच शोज के ईरानियों के पास विलिंगनेस है। वो ये नहीं देख रहे कि अमेरिकन अड्डा है तो कोई, वो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उन्होंने मिसाइल मारे हैं और मिसाइल बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक की है उन्होंने। कैपेबिलिटीज देखें आप उनकी, आप देखें बिल्कुल उधर ही गिरे जहां ये गिराना चाह रहे थे। अमेरिकन कॉन्सुलेट को छोड़कर इर्द गिर्द की सारी चीजें उन्होंने तबाह करके रख दी हैं, विच मीन्स इनके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। 11 मार्च को, वैसे अभी 2 दिन पहले, जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी भी थी, तो इसके आसपास आप देखें कि ईरान का ये मिसाइल हमला हुआ है। ये याद रहे कि 31 दिसंबर को सदर बाइडेन ने इराक से अमेरिकी फ़ौज के ऑपरेशंस बंद करने की मंजूरी दे दी थी कि फ़ौजें बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन अमेरिकन फ़ौज अभी तक इराक के अंदर मौजूद है इराकी हुकूमत को एयर सपोर्ट देने के लिए। और माना ये जा रहा है कि मौजूदा इराक की सरकार से ईरान खुश नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। मतलब सारी की सारी इराकी जो हुकूमत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटी ईरान है, ऐसा नहीं है। ईरान के भी बड़े ही वहाँ पर पावरफुल ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के सपोर्टर हैं, और ख़ुद इराक की जो हुकूमत है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ईरान के सपोर्टर हैं। लेकिन फिर भी ये जो वज़ीर आज़म है मौजूदा, इनके लिए माना जा रहा है कि ये ईरान इससे खुश नहीं है, और ईरानी समझ रहे हैं कि जो इजराइल है वो इराक की सॉइल यूज़ कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ बल्कि रीजन के अंदर फसाद मचाने के लिए वो इराक की सॉइल यूज़ कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद महीने पहले, मेरे ख्याल से अक्टूबर के अंदर, गुज़िश्ता साल अक्टूबर में, मौजूदा जो इराकी वज़ीर आज़म है, इस बेचारे के ऊपर ड्रोन हमला हो गया था, बाल बाल बच गए थे, ये बाल बच गए थे, और इसका इल्ज़ाम भी ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है कि ईरान ने ये अटैम्प्ट की थी। तो बड़ा मिडल ईस्ट के अंदर खेल गंदा होने जा रहा है आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर ये जो न्यूक्लियर डील धपड़धूस हो गई है। तो मेरे ख्याल से इजराइल अब कोशिश करेगा ऑल आउट जाने के लिए ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान भी कोशिश करेगा ऑल आउट जाने के लिए इजराइल के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ होने जा रही हैं।